हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केंट फिलॉसफी का चैप्टर नंबर 1, द सिक। इस चैप्टर को मैं अपने नोट्स से पढ़ाने वाली हूँ और इन नोट्स को अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके इन्हें ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Homeopathy asserts that there are principles which govern the practice of medicine। यहाँ पे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डॉक्टर केंट ने कंपैरिजन किया है कि होम्योपैथी जो हमारी है वो प्रिंसिपल्स पे काम करती है, इसके कुछ लॉज है। इसका कंपैरिजन उन्होंने ओल्ड स्कूल से करा है। ओल्ड स्कूल हैज़ नो प्रिंसिपल्स। तो ओल्ड स्कूल के अंदर कोई ऐसे लॉज या प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन हमारी होम्योपैथी में प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ओल्ड स्कूल डिक्लेयर्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपेंड्स एंटायरली अपॉन एक्सपीरियंस, अपॉन व्हाट कैन बी फाउंड आउट बाय गिविंग मेडिसिन टू द सिक। तो जो ओल्ड स्कूल है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करता है। इनके कोई अपने प्रिंसिपल लॉ नहीं होते, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट सही चला जाता है उसे रिपीटेडली करते हैं और जब तक वो सही काम करता रहता है उसे करते रहते हैं इस्तेमाल। जब वो फेल हो जाता है तो कोई और एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने लग जाते हैं। इनके कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। हमारी पैथी के प्रिंसिपल हैं, लॉ हैं। ओल्ड स्कूल डील ओनली विद अल्टीमेट्स, दे ओनली ऑब्जर्व रिजल्ट्स ऑफ डिजीज। ठीक है, ओल्ड स्कूल के जो फिजिशियंस होते हैं वो क्या करेंगे, वो रिजल्ट ऑफ डिजीज से डील करेंगे। बीमारी का जो जड़ है उसे नहीं पकड़ेंगे, वो जाके बीमारी अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस कर रही है, जो बाहरी मैनिफेस्टेशन है, उसको जाके वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। जबकि रियलिटी में बीमारी अंदर है, वाइटल फोर्स के अंदर है, तो वो बाहर अल्टीमेट्स मतलब एकदम एंडिंग चीज़ से ये डील करते हैं, जो ओरिजिनल जो जड़ है उससे डील नहीं करते। दे एक्सेप्ट नथिंग बट what can be felt with the fingers and seen with the eyes or otherwise observed through the sense aided by improved instruments। तो वो उसी चीज़ को बिलीव करते हैं जिसे वो अपने हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है। जिन चीज़ों को केवल उन्हीं चीज़ों पे वो बिलीव करते हैं। वो वाइटल फोर्स जैसे कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते जिन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं है। बट हम क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि हमने उसके इफ़ेक्ट्स देखे हैं, वो कैसे काम करती है उसके इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं। ठीक है, इसीलिए हम बिलीव करें। लेकिन वो इफ़ेक्ट्स पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि जिस चीज़ को हम आँखों से देख पा रहे हैं, जो जिस चीज़ को हम अपने फिंगर से फील कर पा रहे हैं, केवल वही रियल है, बाकी सब नकली है। वो ऐसा मानते हैं। The finger is aided by the microscope to an elongated point and the microscopic pathological results of disease। जैसे कि उनको माइक्रोस्कोपिकली कोई ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है तो वो उसको सच मानेंगे, रेदर देन कोई उसके पीछे कोई वाइटल फोर्स या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट को रियल नहीं मानते। होम्योपैथी परसीव्स कॉज एंड इफेक्ट। हमारी जो पैथी है, होम्योपैथी जो है, ये कॉज इफेक्ट पे चलती है। इसकी थ्योरी यही है कि एक कारण होगा जिसका आपको इफेक्ट नज़र आएगा। कारण होगा वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट होना और उसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा डिजीज़ के फॉर्म में। तो कॉज इफेक्ट पे हमारी होम्योपैथी चलती है। Aphorism number 1: The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed। तो फिजिशियन का इकलौता सबसे उच्च स्तर का मिशन यही होता है कि वो सिक पर्सन को हेल्थ में ला सके, उसकी बीमारी को क्योर करे। ठीक है, और क्योर से यहाँ पे उनका मतलब है एक्चुअल डेफिनेशन क्योर की। देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, देयरफॉर द होम्योपैथ मस्ट अबैंडन द मेयर एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन। कहते ओपिनियन तो सबके अलग अलग होंगे, जितने लोग जितने मुंह उतनी बातें होंगी, हर एक का अपना ओपिनियन होगा। हमें ओपिनियन नहीं सुनने, हमें सुनना है, हमें नेचर के लॉ को फॉलो करना है, नेचर के बनाए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। हमें किसी की ओपिनियन और एक्सपेरिमेंटेशन को फॉलो नहीं करना। इट विल नेवर बी पॉसिबल टू एस्टैब्लिश अ रेशनल सिस्टम ऑफ थेरेप्यूटिक until we reason from facts as they are and not as they sometime appear। कहते फैक्ट्स को फैक्ट की तरह देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, रेदर देन उन्हें कुछ और समझने के। ठीक है,
कभी भी आप एक रेशनल सिस्टम नहीं डेवलप कर सकोगे अगर आपने फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह नहीं समझा तो। मतलब कि वो कह रहे हैं अपनी कोई थ्योरी मत बनाओ, अपनी कोई एक्सपेरिमेंटेशन मत बनाओ। जो यूनिवर्स के लॉज हैं, जो यूनिवर्स ने फैक्ट दिया है कि नेचर लॉ ऐसे ही काम करता है, तो वो ऐसे क्यों करता है, कैसे, क्या है उसका, वो आप मत जाओ, उसकी थ्योरी में मत जाओ। नेचर लॉ है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो। वाइटल फोर्स है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो। ठीक है, उसके पीछे वो क्यों है, कैसे है, उसके थ्योरी और उन चीज़ों के पीछे नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो रेशनल सिस्टम अगर आपने बनाना है तो जैसा फैक्ट है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो। Facts as they are, it is the law that governs the world and not matters of opinion or hypothesis। वही कह रहे हैं कि लॉज हैं, ये फैक्ट्स का मतलब क्या है, वो लॉ पे इम्फेसिस दे रहे हैं कि लॉ जो है दुनिया के, जिस पे लॉ, जिन लॉज को फॉलो करके नेचर काम करता है, उन लॉज को आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, रेदर देन अपना ओपिनियन या अपनी कोई हाइपोथेसिस बनाने के। वी मस्ट बिगिन बाय हैविंग अ रिस्पेक्ट फॉर लॉ, for we have no starting point unless we base our propositions on law। कहते हैं जब तक आप अपने लॉ क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप इन नेचर के बनाए हुए नियमों को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ग्रेविटी को एक्सेप्ट किया है, ग्रेविटी को आपने क्वेश्चन नहीं किया कि वो क्यों है यहाँ पे या कैसे है, ऑल दो करा भी गया होगा, लेकिन उसको, उस लॉ को कि वो है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सेप्ट किया गया है, उसके बाद ही उस पर फर्दर स्टडीज़ हुई हैं। सिमिलरली नेचर्स का लॉ है, उसको आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो वही बोल रहे हैं इसमें कैंट कि आपको जो नेचर के बनाए हुए लॉज हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, रेदर देन किसी का ओपिनियन सुनना चाहिए या हाइपोथेसिस भी नहीं सुननी चाहिए। ओके, द ट्रू होम्योपैथ when he speaks of the sick knows who it is that is sick। अब बात कर रहे हैं उस एफोरिज्म की जहाँ पे हैनीमैन ने बोला कि हम सिक को सही करते हैं। यहाँ पे वही फिजिशियन का मिशन होता है। सिक से क्या मतलब है, कहते असली होम्योपैथ वही है जिसे सिक का मतलब पता है, वेयर एज द एलोपैथ डज नॉट नो। एलोपैथ डॉक्टर को नहीं पता बीमार कौन है। द लेटर थिंग्स दैट द हाउस विच द मैन लिव्स इन विच इज बींग टॉर्न डाउन एक्सप्रेसेस ऑल देयर इज ऑफ सिकनेस। कहते जो एलोपैथिक डॉक्टर होता है वो क्या सोचता है कि जो घर है जिसके अंदर इंसान जी रहा है, घर यानी कि बॉडी, ठीक है, यहाँ बॉडी से रेफर करा जा रहा है कि जो, जिस शरीर में, जिस बॉडी में इंसान रहता है उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है वो बीमारी है। एलोपैथिक डॉक्टर ये समझता है जो टिश्यूज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो बीमारी है उनके अकॉर्डिंग। सो दैट ऑफ द टिश्यू चेंजेस विच आर ओनली द रिजल्ट ऑफ द डिजीज, जो कि केवल डिजीज का रिजल्ट है, उसे वो बीमारी समझता है। आर ऑल दैट देयर इज ऑफ द सिक मैन। द होम्योपैथ, उस बल्कि दूसरी जगह होम्योपैथिक डॉक्टर क्या समझेगा, ऑब्जर्व्स वंडरफुल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द पोटेंटाइज्ड मेडिसिन एंड बीइंग कंपेल्ड टू रिफ्लेक्ट, he sees that crude drugs cannot heal the sick and that what changes they do effect are not real but only apparent। तो जो असली होम्योपैथ है उसे पता होगा कि जो ये फिजियोलॉजिकल डोजेस, जो इतनी इतनी ज़्यादा अमाउंट में दवाइयाँ दी जाती है वो काम नहीं करेंगी, वो बॉडी के अंदर कोई हीलिंग नहीं लाएंगी। ठीक है, तो एक ट्रू होम्योपैथ को पता होगा कि सिक क्या है। एलोपैथिक बंदा सोचेगा, जो मतलब मॉडर्न मेडिसिन है उनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं वो उसे ही बीमारी मानते हैं, जबकि वो तो रिजल्ट है। असली बीमारी तो वाइटल फोर्स के अंदर डीअरेंजमेंट है, उसे सही करना है। तो उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। देन modern physiology। Okay, the homeopath observes wonderful changes resulting from potentized medicine। potentized medicine के effects हम मानते हैं। Being compelled to reflect, he sees that crude drugs cannot heal the sick and that what changes they do effect are not real but only apparent। वो जो changes लाती हैं क्रूड ड्रग्स जब हम देते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट की दवाइयाँ देते हैं, जो उससे changes आते हैं वो सिर्फ बाहरी चेंजेस होते हैं, रियल के चेंजेस नहीं होते, यानी कि वो बीमारी ठीक नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपने हल्के बहुत बाहरी ऊपरी तौर पे चेंजेस लाते हैं। मॉडर्न
Physiology has no vital doctrine in its teaching and therefore no basis to work upon. The doctrine of vital force is not admitted by the teachers of physiology, and therefore the homeopath sees that true physiology is not yet taught. For without the vital force, without simple substance, without the internal as well as the external, there will can be no cause and no relation between cause and effect. ओके यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि जो फिजियोलॉजी है, जो आप इतनी फिजियोलॉजी पढ़ाते हो, कहते हैं उस फिजियोलॉजी में वो लॉ तो नहीं पढ़ाया जा रहा जो असली फिजियोलॉजी का लॉ है जिस पे हमारी बॉडी काम कर रही है। वाइटल फोर्स का जो लॉ है वो तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा। वो आसपास सारी दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, बीपी ऐसे है, ब्लड ऐसे है, लेकिन वो वाइटल फोर्स को नहीं पढ़ाते। अभी तक उन्होंने इतनी ग्रोथ नहीं करी कि वो वाइटल फोर्स के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर पाए। यहाँ पे ये लिखा है उन्होंने, कैंट ने, डॉक्टर कैंट ने, कि फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है लेकिन उसके अंदर जो बेसिस है फिजियोलॉजी का, ये सब काम क्यों कर रहा है बॉडी में। ठीक है, बॉडी में वो हार्ट रहता है, ब्लड रहता है, लेकिन एक पल काम कर रहा है, एक पल काम नहीं कर रहा। तो वो क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस कैसे आया, उसके पीछे कुछ है, वो है वाइटल फोर्स। उस वाइटल फोर्स की डॉक्ट्राइन को अभी तक फिजियोलॉजी वालों ने एक्सेप्ट भी नहीं करा, और उसको पढ़ाने की तो दूर की बात है। तो वो कह रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट करो, उसे पढ़ाओ, जो वाइटल फोर्स है उसको पढ़ाया जाना चाहिए, सिंपल सब्सटेंस के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बिना आपकी फिजियोलॉजी कुछ नहीं है। ठीक है, विदाउट द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल देयर कैन बी नो कॉज। तो वो कह रहे हैं ये इंटरनल एक्सटर्नल के बीच में जो रिलेशन है, जो बॉडी है और जो उसके अंदर का वाइटल फोर्स है, इसके बीच में जो लिंक है, जब तक आप इसको टाई नहीं करोगे, जब तक इन दोनों को डिस्कस नहीं करोगे, तब तक आप कॉज इफेक्ट को नहीं पढ़ सकते। नाउ what is meant by the sick? It is a man that is sick and to be restored to health, not his body, not the tissues. तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसी की बॉडी को हमें सही नहीं करना, हमें किसी के टिश्यूज़ को सही नहीं करना, हमें इंसान जो वो मैन है, यानी कि जो उसकी वाइटल फोर्स है, उसे हमें रिस्टोर करना है। इट इज़ द सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू हील द सिक. it is not the it is not his sole duty to heal the results of sickness. हमें बीमार बंदे को उसकी जो बीमारी है उसको हमें ठीक करना है, बट वो वाली बीमारी नहीं, मतलब डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स हमें सही करनी है, हमें उसकी जो टिश्यू चेंजेस हैं वो सही नहीं करने। ठीक है, ये चीज़ वो यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। इट इज़ द सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू हील द सिक। ठीक है, सिक मतलब वो जो इन्होंने अभी डेफिनेशन आपको समझाई। इट इज़ नॉट हर हिज सोल ड्यूटी टू हील द रिजल्ट्स ऑफ सिकनेस। सिकनेस से होने वाले जो रिजल्ट्स हैं, टिश्यू चेंजेस जो हो रहे हैं, वो हमें सही नहीं करने, बट द सिकनेस इटसेल्फ, बट वो जो सिकनेस आई है, डीअरेंजमेंट आया है वाइटल फोर्स का, हमें उसे सही करना है। When the man himself has been restored to health, there will be restored harmony in the tissues and in the activities. अगर आपने उस वाइटल फोर्स को जो डीअरेंज थी वापस रीअरेंज कर दिया, तो भाई उसकी जो बीमारी थी वो अपने आप चली जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। Then the sole duty of the physician is to put in order the interior of the economy, that is the will and understanding. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिजिशियन की सोल ड्यूटी वाइटल फोर्स को डीअरेंज जो थी उसको वापस रीअरेंज करने की तो है ही, साथ में जो इंटीरियर मैन है, इंटीरियर मैन जिसमें सोल पर्पस मतलब जो सबसे हेड पॉइंट पे हम रखते हैं वो है विल एंड अंडरस्टैंडिंग। एकदम टॉप नंबर पे हम इसी को मानते हैं कि विल एंड अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमें सही करना है। जब तक ये सही नहीं होएगी तब तक बाहर के जो टिश्यू चेंजेस है वो सही नहीं होंगे। टिश्यू चेंजेस आर ऑफ द बॉडी एंड आर द रिजल्ट ऑफ डिजीज, दे आर नॉट द डिजीज। वो डिजीज के रिजल्ट्स हैं, वो डिजीज नहीं है। हैनीमैन वंस सेड देयर आर नो डिजीजेस बट सिक पीपल। ठीक है, कोई बीमारी नहीं होती, बीमार लोग होते हैं। मैन कंसिस्ट व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही लव्स एंड देयर इज़ नथिंग एल्स इन मैन। तो यहाँ विल अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो इंसान है, जो इंसान क्या है, इंसान जो सोचता है और जिसे पसंद करता है, वो चीज़ें ही मिलकर एक इंसान को बनाती हैं। ठीक है, इफ़ दीज टू ग्रैंड पार्ट्स ऑफ द मैन,
द विल एंड अंडरस्टैंडिंग बी सेपरेटेड, इट मीन्स इंसैनिटी, डिसऑर्डर, डेथ। अगर विल और अंडरस्टैंडिंग के अंदर कुछ फ़र्क आ जाता है या इनके बीच में डिसबैलेंस आ जाता है तो क्या होगा? इंसान पागल हो जाएगा, किसी तरीके का उसमें डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा, उसमें डेथ हो सकती है ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो। In the study of Aurum, we find the affections are most disturbed by drug. Man's highest possible love is for his life. Aurum so destroys this that he does not love his life, he will commit suicide. तो जो औरम मेडिसिन के बारे में वो बोल रहे हैं कि इंसान का सबसे बड़ा प्यार क्या होता है? उसकी लाइफ, जीने का जज्बा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन औरम मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो जीने का जो जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसीलिए पेशेंट सुइसाइड कर लेता है। तो विल एंड अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो वाइटल फोर्स के अंदर भी विल एंड अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसे हमें ठीक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये था चैप्टर नंबर 1 कैंट फिलॉसफी का। तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से इसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।